हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 के ग्रुप में मिलता है। आप अगर पी ब्लॉक का स्टडी एनसीईआरटी में करेंगे तो इन सारे ग्रुप में आप जाके देख सकते हैं, वहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट का डिस्कशन है। तो हम इसमें सीखेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के क्या रिजल्ट्स होते हैं और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट को। इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझने के पहले इसके बेसिक्स डिफिनेशंस को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में हम लोग कह सकते हैं कि जो ns इलेक्ट्रॉन होता है, ns इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बिकम इनर्ट, मतलब वो इनर्ट बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? इनर्ट बन जाते हैं। इसी को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। जो ns इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या बन जाते हैं? इनर्ट बन जाते हैं। उसी को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। या ऐसा भी दूसरे वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि जो ns इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ns इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो हम लोग समझते हैं कि कौन सा वाला ns इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप 13 लिख लेते हैं। तो अगर हम ग्रुप 13 की बात करें तो ग्रुप 13 में आपका बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम होता है, टेल। अगर हम इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 और NP1। तो ये जो NH2 इलेक्ट्रॉन होता है यही इनर्ट बन जाता है। तो ज्यादातर ये इस केस में थैलियम के केस में देखने को मिलता है ग्रुप 13 में, है ना। मतलब कि अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होता है। अगर हम एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करें तो इसका लिख सकते हैं नियॉन, फिर हम लोग लिख सकते हैं 3s2 और फिर 3p1। उसके बाद अगर हम इस गैलियम का लिखने की कोशिश करें तो हम लोग लिख सकते हैं आर्गन 4s2 3d10, फिर 3d10 4p1। अगर हम इंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करें तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं क्रिप्टॉन 5s2 4d10 और 5p1। अगर हम टेलुरियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं जेनॉन 6s2 4f14 5d10 और 6p1। तो इन सारे के ऑटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो बोरॉन का ऑटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2s और 2p है ना। एल्युमिनियम का ऑटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2s और 2p है और गैलियम में भी 4s और 4p इसके ऑटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑटर मोस्ट सेल के ये सब सेल्स हैं। इंडियम में 5s और 5p और थैलियम में 6x और 6p है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जो s वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1s2 3s2 4s2 5s2 6s2 है, तो इसमें टेलुरियम में देखने को मिलता है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6s2 वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक वैसा ही ग्रुप 14 वाले में भी होगा और ग्रुप 15 वाले में। तो पहले हम एक को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बोरॉन और एल्युमिनियम के कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो बोरॉन और एल्युमिनियम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है और ये सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जबकि गैलियम, इंडियम, थैलियम जो होता है ये दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक +1 और दूसरा +3। इंडियम जो होता है वो +1 और ये +3, और थैलियम भी जो होता है +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो जो थैलियम होता है, Tl होता है, इसका जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो स्टेबल नहीं होता। इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसी तरीके से जब इंडियम की बात करें तो यहाँ पर अगर हम इंडियम की बात करते हैं तो इंडियम में जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। गैलियम में भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, जबकि
थैलियम में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है। इसमें होता क्या है कि भाई सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की 6p1 है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, और 6s2 जो होते हैं ये इनर्ट हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। ये ना ही सिर्फ ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 में भी देखने को मिलता है। तो हम लोग समझते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्यों है। तो हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझते हैं। उसके पहले हम एक बात को समझते हैं कि कौन सा सबसेल जो होता है वो क्लोज टू न्यूक्लियस है, क्लोज टू न्यूक्लियस है। कौन सा सबसेल क्लोज टू न्यूक्लियस है? तो जो एस सबसेल होता है वो सबसे क्लोज होता है न्यूक्लियस के कंपेयर टू पी, और पी जो होता है डी से क्लोज होता है, और डी जो होता है एफ से क्लोज होता है। मतलब एस सबसेल वाला जो होता है वो सबसे क्लोज टू न्यूक्लियस होता है, फिर पी, फिर डी और सबसे लास्ट में एफ। उसके बाद हम लोग समझते हैं शिल्डिंग इफेक्ट को, शिल्डिंग इफेक्ट को, शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है भाई? तो हम लोग समझते हैं कि कोई भी एक न्यूक्लियस होता है, कोई भी एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर जो होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑर्बिट में होते हैं। अब यहाँ पर जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, और जो अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है कोई, है ना, तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये दो तरह के फोर्स को फील करेगा। एक तो न्यूक्लियस जो है इस पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, जिसे हम लोग जेड इफेक्टिव या जेड फोर्स के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियस का पावर कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है। तो न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। जबकि इसके इस आउटर मोस्ट सेल के इनर सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन का भी नेचर नेगेटिव होता है और इस इलेक्ट्रॉन का भी नेचर नेगेटिव होता है। तो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। इसी को ही हम लोग शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है एस का सबसे ज्यादा होता है, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। अगर हम गौर करें तो टीएल के केस में, मतलब थैलियम के केस में, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ज़ेनॉन, फिर हम लोग लिखते हैं 6s2 4f14 5d10 और फिर 6p1। मतलब कि इसके इनर सेल में एफ और डी सबसेल प्रेजेंट होता है, जिसका शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कमजोर होता है। शिल्डिंग इफेक्ट मतलब कि रिपेलिंग टेंडेंसी, मतलब आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को ये उतना स्ट्रांगली रिपेल नहीं कर पाएगा। अब ऐसे समझते हैं कि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, आउटर मोस्ट सेल में इसके 6s2 और 6p1 दो तरह के इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें आउटर मोस्ट सेल में दो तरह के इलेक्ट्रॉन है, 6s2 और 6p1, और जो s है p से ज्यादा क्लोज टू न्यूक्लियस होता है। तो भाई, और साथ में इसके इनर सेल में f और d सबसेल है जो पुअर रिपेलिंग पावर है। अब क्या होता है कि जैसे कि ये न्यूक्लियस है ना, ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है s और p, तो s जो होता है वो क्लोज टू न्यूक्लियस होता है। तो मतलब ये सबसे क्लोज होगा न्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियस जो है सबसे ज्यादा जो है खींचने की टेंडेंसी न्यूक्लियस में s वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ होगी। क्यों? s और p में हम बात करें तो यहाँ पर 6s और 6p की बात करें तो s जो है क्लोज टू न्यूक्लियस है, तो वो करीब है न्यूक्लियस के, तो ज्यादा अट्रैक्टिंग पावर होगा न्यूक्लियस के द्वारा 6s वाले इलेक्ट्रॉन। जबकि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे जिसमें f है ना, 4f है, 5d है, ये वीकली रिपेल करेगा। ये क्या करेगा? ये वीकली रिपेल करेगा आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को। या ऐसे भी कर सकते हैं शिल्डिंग इफेक्ट को दीवार किसके बीच भाई? तो आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच। ये जो दीवार अगर जितना कमजोर दीवार होगा, जितना ये कमजोर दीवार होगा, उतना ज्यादा खींचेगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को।
क्यों भाई, ये जो दीवार है ये शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि आउटर मोस्ट वाले सेल वाले इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अगर ये जितना इस दीवार की रिपेलिंग टेंडेंसी कमजोर होगी, जितना शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, तो एफ वाले का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। इसी कारण से जो ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं उसको ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड, टाइटली होल्ड न्यूक्लियस कर पाएगा। क्यों कर पाएगा कि जो इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, जो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन है वो वीकली रिपेल कर रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। तो जो टाइटली होल्ड कर पाएगा न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को। इसी कारण से 6s जो होते हैं वो, या जो ns इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वो टाइटली होल्ड होते हैं और वो इनर्ट हो जाते हैं टुवर्ड बॉन्डिंग। इसीलिए इसी को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो बैक करके फिर से दोबारा आप इसे देख सकते हैं। तो बस इसी के लिए होता है कि ये दीवार कमजोर हो जाता है भाई, मतलब कि अब दीवार कमजोर है भाई, तो न्यूक्लियस को क्या रहेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना, मतलब ये उतने पावर से रिपेल नहीं कर पाएगा। तो न्यूक्लियस आसानी से आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ टाइटली होल्ड रखेगा, जिसके कारण से वो इनर्ट हो जाएगा, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम लोग समझते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण और क्या क्या होता है। तो अगर हम ग्रुप 13 की बात करें तो ग्रुप 13 में जो एलिमेंट होते हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इसमें +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर हम इंडियम की बात करें तो इसमें +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसमें भी +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एल्युमिनियम में भी इसमें सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और इसमें भी सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हम बात करें इन तीनों में जिसमें +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इन तीनों में +1 और +3 ऑक्सीडेशन होता है। अगर हम गैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें और गैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो गैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा अभी भी गैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। इंडियम में भी +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम थैलियम की बात करें तो थैलियम में +1 और थैलियम के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 वाला ऑक्सीडेशन स्टेबल ज्यादा होता है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें क्योंकि F वाले भी सब सेल आ जाते हैं इनर सेल में, इसीलिए इसमें ये +1 वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें भी जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इसी तरीके से कि गैलियम +1, इंडियम +1 और थैलियम +1 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा। अगर हम बात करें गैलियम +3, इंडियम +3 और थैलियम +3 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो भाई गैलियम +3 ज्यादा स्टेबल होगा, फिर इंडियम +3 और थैलियम +3। तो ये सब आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आप सिर्फ इतना अगर याद रखते हैं कि जो ये इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इसी कारण से इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थैलियम में कम होता है, जबकि इन दोनों केसेस में अभी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब हम लोग नेक्स्ट ग्रुप की ओर बढ़ते हैं। ग्रुप 15 में क्या होता है? अगर हम लोग ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 14 में क्या होता है भाई? ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड, इसमें जो
लेड होता है उसका दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 और +4। इसमें भी +2 और +4, और जर्मेनियम में भी +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जबकि कार्बन और सिलिकॉन में जनरली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर किया जाता है। अगर हम इसमें भी बात करें तो Pb में इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो इसका Pb+2 और Pb+4 में Pb+2 का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि अगर इसका भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो NH2 और Np2 होता है, तो इसमें भी Pb वाले केस में NH2 का जो इलेक्ट्रॉन होता है, ऑटरमोस्ट सेल के NS इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इनर्ट हो जाते हैं। इसी कारण से हम लोग कह सकते हैं Pb+2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल देन Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट, वेयर एज जर्मेनियम के केस में +2 और जर्मेनियम के केस में +4 में अभी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू जर्मेनियम +2 से। Sn के केस में +2 और Sn के केस में +4 में जो Sn के 4+ वाला ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि Pb के केस में हम लोग अभी देखे हैं Pb2+2 वाला जो होगा ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट और Pb+4। तो ग्रुप 14 में भी ये जो एलिमेंट होते हैं ये इनर्ट पेयर इफेक्ट करता है। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि PbCl2 और PbCl4 में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये कंपाउंड दे देगा और पूछा जाएगा कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो कह सकते हैं कि इसमें Pb+2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसमें Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो Pb+2 वाला ज्यादा स्टेबल है, मतलब कि PbCl2 और PbCl4 में PbCl2 जो होगा ये एक स्टेबल कंपाउंड होगा। अगर उसी तरीके से कई बार ये भी पूछा जाता है कि PbCl4 और PbCl2 में कौन सा अच्छा जो है रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो यहाँ पर Pb+4 जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो होगा गेन करके कहाँ जाना चाहेगा, Pb+2, मतलब कि इसमें रिडक्शन का प्रोसेस होगा, और रिडक्शन का प्रोसेस होगा तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, क्योंकि Pb+4 लेस स्टेबल देन Pb+2 एंड Pb+4 कैन गो Pb+2, तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये रिडक्शन का प्रोसेस होगा। जब रिडक्शन होता है किसी में तो वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो PbCl4 और PbCl2 में PbCl4 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं ग्रुप 15 के केस में कि ग्रुप 15 में क्या होता है। तो ग्रुप 15 में अगर हम ध्यान दें, अगर हम लोग ग्रुप 15 की बात करें तो ग्रुप 15 में आपको पता है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होता है। इसमें इन दोनों का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, जबकि इन तीनों में +5 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं NH2Np3। तो यहाँ पर भी बिस्मथ में जो इनर्ट सेल F4F के कारण इसमें भी आपका पोर सीडलिंग इफेक्ट के कारण अगर हम बात करें आर्सेनिक +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और आर्सेनिक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, Sb एंटीमनी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और Sb +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और बिस्मथ आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें बिस्मथ का जो होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है +5 से, क्योंकि NH2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है तो इसमें भी इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है, जबकि इन केसेस में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन एंटीमनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी तरीके से आर्सेनिक का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन आर्सेनिक के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ग्रुप 13, 14 और 15 के जो ये वाले जो मेटल हैं थैलियम, आपका बिस्मथ हो गया और Pb हो गया, लेड जिसे आप कहते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट NH2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है, यही को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। आई होप कि आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आया होगा। अगर हम इसमें बात करें आर्सेनिक +5, एंटीमनी +5 और बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो भाई +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आर्सेनिक का ज्यादा स्टेबल होता है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
उसी तरीके से अगर ये पूछे आर्सेनिक +3, Sb+3 और बिस्मथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका ऑर्डर इस तरीके से होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, जबकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन रिलेट करके इनर्ट पेयर इफेक्ट पूछे जा सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ कंपाउंड दे देगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे काम करेगा, कौन स्टेबल होगा, तो आप उसे इनर्ट पेयर इफेक्ट से सोच कर सकते हैं। ग्रुप 16 के भी लास्ट पोलोनियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको इसमें कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आई होगी और आप इसके क्वेश्चंस अब आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।